भैया ये आलू कैसे दिया और टमाटर का क्या भाव है? आलू ठंड में गरम खाने का मजा, 70 रुपए के 2 किलो और टमाटर 60 रुपए किलो एकदम ताजा। गोपाल के होश उड़ जाते हैं। 150 रुपए में तो मुश्किल से 1 किलो आलू और थोड़ा सा आटा ही आएगा। इतना महंगा। वह दूसरी सब्जियों की तरफ देखता है। तभी उसकी नजर गोभी पर पड़ती है, जिसका भाव बाकियों से कम था। भैया ये गोभी कैसे है? गोभी 20 रुपए किलो, ले जा। गोपाल 20 रुपए की गोभी लेता है और बाकी बचे 130 रुपए लेकर रजाई बाजार की तरफ बढ़ता है। बाजार में रजाई की दुकानें सजी थीं। रंग बिरंगी मोटी रजाइयां देखकर गोपाल को अपने बच्चों का मासूम चेहरा याद आया। लेकिन दाम 800 रुपए, 900 रुपए, ये तो 400 की भी है। मेरे पास तो सिर्फ 130 रुपए हैं। मैं क्या करूं? तभी उसे अपने बचपन का दोस्त और पड़ोसी धर्मेंद्र यानी धन्नू दिखाई देता है, जिसकी रजाई की सबसे बड़ी दुकान थी। अरे धन्नू, तू यहाँ कैसा है भाई? गोपाल, मेरे भाई, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तू बता, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? रजाई लेने आया है क्या? मैं भाई रजाई देख, बस इतने ही पैसे हैं, बस इतने ही पैसे हैं। मेरी छोटी बेटी नंदिनी वो रात भर ठंड से कांपती रहती है। सेठ ने पैसे नहीं दिए। देख मेरे भाई, काम धंधा अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। मैं तुझे बिना पैसे के रजाई नहीं दे सकता। ये बाजार है भाई। धन्नू, तुझे मेरी कसम, बस एक रजाई दे दे। मैं तुझे कुछ दिनों बाद पूरे पैसे वापस कर दूंगा। मेरी हालत देख, तुझे पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बस कर मेरे यार, ठीक है, मैं यह नहीं देख सकता। ले, ये रजाई रख। पर देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए दे रहा हूं। पैसे जब हो जाए तब दे देना, और कभी जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आना। वह भगवान और अपने दोस्त का धन्यवाद करता है। वह रजाई और गोभी लेकर खुशी से घर की तरफ भागता है। गोपाल झोपड़ी में रजाई और गोभी लेकर घुसता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। पापा, रजाई इतनी मोटी, थैंक यू। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। बाबा, आज आप सबसे अच्छे पापा हो। पर गोपाल जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। पर यह रजाई और खाना सिर्फ 150 रुपए में। सेठ ने सिर्फ 150 रुपए दिए, पर मेरा दोस्त धन्नू, उसने मुझे उधार में रजाई दे दी। भगवान का शुक्र है मीरा। मीरा रजाई को बच्चों को उड़ाती है और गोभी को आग पर रखती है। रात का खाना बन रहा था। बच्चे खुशी से गर्म रजाई में थे। मीरा अब गंभीर हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था। गोपाल जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ मीरा, बोलो। आप वहाँ क्यों काम करते हैं जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ आपकी और आपके बच्चों की ठंड और भूख की कोई कीमत नहीं है? क्या करूं मीरा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरे पास कोई दूसरा हुनर नहीं है। चाय ही मेरा सहारा है। तो आप अपनी ही दुकान क्यों नहीं खोलते? आप दूसरे के यहाँ नौकरी क्यों करते हैं? आपकी चाय में जादू है। पूरा गांव आपकी चाय पीने सेठ के होटल जाता है। ये क्या बात कर रही हो मीरा? दुकान कैसे? हमारे पास पैसे नहीं है, एक दिन का खाना नहीं है, और तुम ठेला, बर्तन, गैस और सामान की बात कर रही हो। ये नामुमकिन है। अरे नामुमकिन नहीं है। सुनिए, आपके 900 रुपए से ज्यादा सेठ के पास बकाया है। कल आप सेठ के पास जाइए और सीधे पूरे पैसे मांगिए। उसे कहिए कि अब आप काम नहीं करेंगे। इतने पैसों से थोड़ा सा सामान तो आ ही जाएगा। हम जमीन पर छोटी सी टपरी लगा लेंगे। सेठ मुझे पैसे नहीं देगा। वो बहुत कंजूस है। पर तुम्हारी बात में दम है मीरा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। कल मैं काम पर जाऊंगा और शाम को उससे पूरा हिसाब मांगूंगा। गोपाल अब सोने चला गया। बच्चों की गर्म रजाई देखकर उसे शांति मिली, लेकिन कल की लड़ाई अब भी बाकी थी।
उसे सेठ से अपने अधिकार के लिए लड़ना था। यह लड़ाई उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए थी। समय तीसरे दिन की शाम 7 बजे। गोपाल आज सुबह से ही चुपचाप और पूरी ताकत से काम कर रहा था। उसके दिमाग में बस मीरा की बात घूम रही थी। पूरा हिसाब। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी शाम है इस होटल पर। उसने अपनी पूरी ताकत बटोर ली थी। सेठ जी, मालिक, मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। मेरा पिछला बकाया और आज की मजदूरी मिलाकर मेरा कुल हिसाब 900 रुपए हो गया है। मुझे अब आगे काम नहीं करना है। मुझे पूरे पैसे चाहिए। शंकर लाल सिंह, जो हमेशा गोपाल को दबाकर रखता था, ये सीधा और आत्मविश्वास से भरा लहजा सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। 900 रुपए? तेरी औकात है इतनी बड़ी रकम बोलने की? तूने कभी अपनी जिंदगी में 900 रुपए एक साथ देखे भी हैं? क्या बकवास कर रहा है? जा, तेरी नौकरी खत्म, पर पैसे नहीं दूंगा। सेठ जी, आप धोखा मत दीजिए। ईमानदारी से मेरा हिसाब कर दीजिए। मैं जानता हूं मेरा 900 रुपए बनता है। शंकर लाल सिंह बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है। जेब से 50 रुपए का एक नोट निकालकर गोपाल की ओर फेंकता है। ले, आज के लिए यह 50 रुपए बहुत हैं तेरे जैसे गरीब के लिए। और पिछला हिसाब वो मैं नहीं दूंगा। जा, नहीं तो जो बचे खुचे पैसे हैं वो भी कट जाएंगे। निकल यहाँ से। गोपाल का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। वो उस 50 रुपए को नहीं उठाता। उसने सेठ को गुस्से से देखा और फिर एक भयानक बात कहता है। सेठ जी, आप गरीब का हक मार रहे हैं। मैं आपको बदुआ देता हूं। ये आपकी दुकान या आपका पूरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। आपको एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। गोपाल 50 रुपये को जमीन पर छोड़कर बिना कुछ और कहे आंसू पोंछकर वहां से तेजी से चला जाता है। उसकी आंखों में भविष्य की आग थी। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो अपने कंधों पर लकड़ी के भारी गट्ठे लादकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। ठंड के मौसम में लकड़ी की बहुत कीमत थी। यह विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। हाँ, लकड़ी। लकड़ी ठंड में हर घर और हर होटल को लकड़ी चाहिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर जंगल तो भगवान का है। मैं लकड़ी काटकर बेच सकता हूँ। वह तुरंत उन लोगों का पीछा करता है और देखता है कि वे गांव के एक छोटे व्यापारी के पास जाकर लकड़ी बेचते हैं और उन्हें 500 रुपए मिलते हैं। बस मुझे यही करना है। गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है और ईमानदारी से सूखी और पुरानी लकड़ियां काटना शुरू करता है। तभी 3-4 मोटे ताजे आदमी जो उस क्षेत्र में लकड़ी बेचने का एकाधिकार रखते थे, उसके पास आते हैं। ओए, कौन है तू? तुझे हमने कभी यहाँ नहीं देखा। तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं गोपाल। मैं भी लकड़ी काटने आया हूँ। मैं इसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करना चाहता हूँ। तू बेचेगा लकड़ी? तुझे पता है यह किसका इलाका है? इस जंगल की सारी लकड़ियां हमारे नाम की हैं। सिर्फ हमें अधिकार है यहाँ काम करने का। ये कैसे? ये तो सरकार की और भगवान की जमीन है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। कोई भी काट सकता है। ज्यादा जुबान मत चला। ये जो कुल्हाड़ी देख रहा है ना, ये तेरे मुंह पर मारूंगा। तेरा मुंह फट जाएगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा। कल से यहाँ दिखना नहीं चाहिए। गोपाल जानता था कि लड़ना बेकार है। वो उदास मन से चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चला जाता है। सेठ ने उसे होटल से निकाला और अब जंगल के दबंगों ने उसे भूखा मारने की कसम खाई थी। गोपाल घर पहुंचता है, पर वह किसी को कुछ नहीं बताता। वो लकड़ी काटने का एक नया तरीका सोच रहा था। तभी उसका बेटा तेज बुखार से कांपने लगता है। गोपाल जी, जल्दी देखिए, इसकी तबीयत बहुत खराब है। इसे बुखार चढ़ गया है।
गोपाल घबराकर पास के डॉक्टर के पास भागता है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, ये टाइफाइड हो सकता है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। इसे कुल 5 इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन की कीमत 200 रुपए है। डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए, मेरे पास अभी बस थोड़े ही पैसे हैं, मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। पहले पैसे, इलाज बाद में। इतना बड़ा इलाज उधार में नहीं हो सकता। आपको कम से कम पहला इंजेक्शन लगवाने के लिए 200 रुपए देने होंगे। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये 100 रुपए लीजिए, मैं कल सुबह कहीं से 200 रुपए और लाऊंगा, बस आज आप इसे पहला इंजेक्शन लगा दीजिए। डॉक्टर को दया आती है। ठीक है, तुम्हारे ईमानदार चेहरे को देखकर मैं पहला इंजेक्शन लगा देता हूं, दवा भी दे रहा हूं, पर कल तुम्हें किसी भी कीमत पर 200 रुपए लेकर आना होगा। डॉक्टर गोपाल के बेटे को इंजेक्शन देते हैं। गोपाल रात भर जाग कर सोचता है, अब 200 रुपए कहां से आएंगे। गोपाल को डर लग रहा था। तभी उसे जंगल के दबंगों की धमकी याद आई। उसने सोचा, अगर मैं दिन में लकड़ी काटता हूं तो वह मुझे मारेंगे, पर रात में बस अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने बेटे की जान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उसे ये जोखिम लेना ही होगा। रात 3 बजे की गहन ठंड में गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल की ओर जाता है। वह जानता था कि यह खतरनाक है, पर बेटे की जिंदगी से ज्यादा खतरा क्या हो सकता है। गोपाल रात के गहन अंधेरे और कंपा देने वाली ठंड में जंगल में था। जंगल ठेकेदार दिन में आते थे, इसलिए रात ही उसके लिए सुरक्षित थी। वो जानता था कि यह गैर कानूनी है, पर उसके बेटे की जान बचाने के लिए यह एकमात्र रास्ता था। भगवान मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं, मेरे बच्चे को बचाना है। शक्ति दो ताकि मैं जल्दी से लकड़ियां काट सकूं। पूरी रात लकड़ी काटने के बाद वो छिपकर गांव में वापस आता है। वह उसी व्यापारी के पास जाता है जिसने पहला गट्ठा बेचते हुए देखा था। व्यापारी खुशी खुशी उससे लकड़ी लेता है और उसे 500 रुपए देता है। शुक्रिया मालिक। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, 200 रुपए देकर अगले इंजेक्शन के लिए कहता है और बाकी 300 रुपए मीरा को देता है। मीरा घबराओ मत, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं रात को काम कर रहा हूं, अब हमारे पास राशन और दवा दोनों के पैसे होंगे। तुम बच्चों का ध्यान रखो। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता है। गोपाल रात को लकड़ी काटता, सुबह बेचता और डॉक्टर को 200 रुपए देकर इंजेक्शन लगवाता। कुछ ही दिनों में उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। हमारा बेटा अब खेल रहा है, नंदिनी भी खुश है। आपकी मेहनत रंग लाई गोपाल जी, आपने सेठ की नौकरी से ज्यादा पैसा खुद कमा लिया। हाँ मीरा, अब हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। और सुनो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके 500 रुपए बचा लिए हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद इधर गोपाल के होटल से जाने के बाद सेठ शंकर लाल सिंह ने दूसरे लोगों से चाय बनवाना शुरू कर दिया था, पर किसी के हाथ में वह जादू नहीं था। सेठ जी, ये क्या चाय है? इसमें तो पहले वाला स्वाद बिल्कुल नहीं है, ये तो फीकी लग रही है। क्या आप मिलावट कर रहे हैं? पैसे वापस कीजिए। हाँ, हमें ऐसी चाय नहीं पीनी। जब से गोपाल गया है, आपकी चाय का स्वाद खराब हो गया है। हमें अपनी चाय चाहिए। लगातार 3 दिन तक ग्राहक आते, चाय पीते और बुरा भला कहकर चले जाते। सेठ का धंधा पूरी तरह ठप हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। हाय, मैंने क्या कर दिया? मैंने उस गरीब को अपमानित किया। उसकी चाय में स्वाद था, मेरी अक्ल में नहीं। जब वह आएगा तो मैं उससे माफी मांगूंगा और पूरे पैसे दूंगा। अगली सुबह ठंड और कोहरे के बीच शंकरलाल होटल के ठीक सामने एक छोटा सा साफ सुथरा चाय का ठेला लग गया था। अरे यह तो वही है,
ये तो गोपाल है जो सेठ के यहाँ काम करता था। इसकी चाय में असली स्वाद था। गांव वाले पहचान गए और कुछ ही मिनटों में नंदिनी टी स्टॉल पर भीड़ लग गई। लोगों को वही पुराना और जादुई स्वाद वापस मिल गया था। तुम्हारी चाय पीकर ठंड गायब हो गई। कितना अच्छा हुआ कि तुम खुद का काम कर रहे हो। शंकरलाल सेठ यह देखकर आग बबूला हो जाता है। उसका धंधा पूरी तरह ठप हो गया था। वो गुस्से से तमतमाते हुए गोपाल के पास जाता है। गोपाल, मेरे प्यारे गोपाल, ये क्या नाटक लगा रखा है? चल, हम पहले की तरह वापस अपनी दुकान पर काम करते हैं। मैं तुझे एक दिन का पूरा 500 रुपए दूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपने पैर पर खड़ा हो चुका हूँ। मैं खुद की मेहनत से कमाता हूँ। तुझे मैं देख लूंगा। यह सब तेरा नाटक है। कुछ महीनों बाद गोपाल का टी स्टॉल तेजी से चलता रहा। उसने 2 मंजिला एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया था। उसने बच्चों के लिए शिक्षा और शादी के लिए 4-4 लाख रुपए भी बचा लिए थे। सेठ का काला धंधा पूरी तरह चौपट हो गया था। अब गोपाल अपने काम से और अपने परिवार के साथ बहुत खुश था।